बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम बाबर इमरान, यूर बायोलॉजी टीचर। आज जो है हम बेटा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पार्ट 2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने पहली 7 ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया था। आज पार्ट 2 में हम जो है 8 से लेकर 14 ब्रांचेस तक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है पॉइंट नंबर 8 पर जो हमारी ब्रांच आती है उसका नाम है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी किसे कहते हैं बेटा? पैलियोंटोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड्स का मजमूआ है, एक पैलियोंटो और दूसरा लॉजी। पैलियोंटो कहते हैं फोसल्स को, लॉजी कहते हैं स्टडी को। स्टडी ऑफ फोसल जो है ये क्या कहलाती है? पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। अब फोसल को स्टडी क्यों किया जा रहा है? फोसल को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि इससे क्या कर सकें, इन ऑर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन, ताकि इससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें? अबाउट द अर्ली लाइफ, के पहले जो ज़िंदगी है या पुरानी जो स्पीशीज़ हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, नापैद हो चुकी हैं, पहले जो है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती थी, उनकी बॉडी अरेंजमेंट कैसी थी, वो खाती क्या थी, वो रहती कहाँ पर थी, इन सारी चीज़ों की का जवाब जो है हमें कौन देती है? बायोलॉजी की ब्रांच पैलियोंटोलॉजी देती है। अब सवाल पैदा होता है कि फोसल्स क्या हैं? फोसल जो है मेरा बेटा बेसिकली डेड रिमेन्स हैं, मुर्दा बकाया जात हैं, या फिर क्या हैं बेटा? इम्प्रेशंस हैं, निशानात हैं। किसके? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो माजी के अंदर इस अर्थ पर क्या थे? मौजूद थे। इन फोसल की मदद से क्या पता चलता है? इन फोसल्स की मदद से पता चलता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म कहाँ कहाँ पे रहते थे, क्या खुराक खाते थे, इनकी बॉडी की अरेंजमेंट कैसी थी, इन सारी चीज़ों का जो है हमें पता इन्हीं फोसल्स की मदद से चलता है। इसके बाद है बेटा ब्रांच नंबर 9 जिसका नाम है एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन क्या है? ज़रा आप एवोल्यूशन के वर्ड पर गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एवोल्यूशन का वर्ड बेसिकली एवॉल्व से निकला है। और एवॉल्व जो है हम किसे कहते हैं? इवॉल्व का लफ्ज़ी मतलब होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का निकलना। इवॉल्व का मतलब क्या होता है बेटा? एक चीज़ से दूसरी चीज़ का निकलना। मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटा आप देखते हो अक्सर आम तौर पर जो है ये जो ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग जो है कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं, तो इन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स से जब आप ढक्कन खोलते हो तो यहाँ से गैस जो है वो बाहर निकल रही होती है। तो आप क्या कहते हो कि बोतल में से गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, गैस जो है वो निकल रही है। बात समझ आ गई कि इवॉल्व का लिटरल मीन क्या है? एक चीज़ से दूसरी चीज़ का निकलना। लेकिन जब हम इसको बायोलॉजी की टर्म में देखेंगे तो हम एवोल्यूशन किसे कहेंगे? हम इससे क्या मुराद लेंगे? हम इससे मुराद लेंगे बेटा कि पुराने जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, इन ऑर्गेनिज़म से नए ऑर्गेनिज़म का बनना या निकलना क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। डिफ़ाइन करते हैं, ज़रा समझिएगा बेटा कैसे निकलेंगे। ग्रेजुअल चेंज, बातदरीज तब्दीली इन ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की जानिब, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये क्या कहलाती है? एवोल्यूशन कहलाती है। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें एवोल्यूशन को स्टडी किया जाए उस ब्रांच को हम नाम देते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच एवोल्यूशन इज स्टडीड इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसके बाद ब्रांच नंबर 10 की तरफ आते हैं जिसका नाम है बेटा सेल बायोलॉजी। याद रखिएगा कि हम सेल बायोलॉजी को दूसरा नाम साइटोलॉजी का भी देते हैं। और इस ब्रांच के अंदर हम क्या देखते हैं?
इस ब्रांच के अंदर हम सेल को स्टडी करते हैं। सेल की क्या स्टडी करते हैं बेटा, कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, और सेल की केमिस्ट्री कैसी है। 3 चीज़ें। यहाँ पे केमिस्ट्री से मुराद क्या होगा, सेल की बनावट, कि सेल किन किन एलिमेंट से, किन किन मॉलिक्यूल से, किन किन ऑर्गेनेलीज से मिलकर बना हुआ है। सेल जो है क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सारी की सारी स्टडी सेल बायोलॉजी में करते हैं। इवन के मेरा बेटा सेल डिवाइड कैसे होता है, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस की जो स्टडी है वो भी हम किस में करते हैं, वो भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके बाद ब्रांच नंबर 11 है जिसका नाम है जू जियोग्राफी। तो बेटा पहले जियोग्राफी को समझिएगा कि जियोग्राफी किसे कहते हैं। अगर मैं उर्दू के अंदर आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो जियोग्राफी वो इल्म है जिससे पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। वो इल्म जिससे पता चलता है कि कौन सी इल्म कहाँ मौजूद है, कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है, या कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, इसे हम नाम देते हैं जियोग्राफी का। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स इज़ कॉल्ड जियोग्राफी। और मेरा बेटा अगर इन थिंग्स में जो है हम क्या देख रहे हूँ, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एनिमल्स की देख रहे हूँ, तो अब हम इसको क्या नाम देंगे, अब हम इसको नाम देंगे जू जियोग्राफी का। कैसे डिफाइन करेंगे, स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड जू जियोग्राफी। और इसमें हम ख़ास तौर पर देखेंगे क्या कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर, इसके पीछे काजेज़ क्या हैं और इसके पीछे जो है बेटा इफ़ेक्ट्स क्या हैं। क्या मतलब, मैं कहता हूँ ना कि ऊंट जो है वो सहरा में पाया जाता है, तो सवाल पैदा हुआ ऊंट सहरा में क्यों पाया जाता है, बकरी सहरा में क्यों नहीं पाई जाती, भेड़ सहरा में क्यों नहीं पाई जाती। तो इसका जवाब ये है बेटा कि अल्लाह ताला ने ऊंट की जो बॉडी है उसको इस तरह अरेंज किया है कि वो सहराई इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर सकता है। अगर ऊंट के पाँव देखो तो बड़े बड़े पाँव होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रेत के ऊपर जो बड़े पाँव हैं वो आसानी के साथ बॉडी बैलेंस कायम रखने में हेल्प करते हैं। छोटे पाँव जो है रेत के अंदर बॉडी बैलेंस कायम नहीं रख पाते। और दूसरा बेटा अल्लाह ताला ने ऊंट के स्टमक के 4 पोर्शन बनाए, हमारे स्टमक के 3 पोर्शंस होते हैं, और जो चौथा पोर्शन है ऊंट के स्टमक का वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को स्टोर करने के लिए होता है, क्योंकि सहरा के अंदर पानी की कमी होती है ना। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सहरा में क्या है बेटा, वाटर को स्टोर करना है। और वाटर को स्टोर करना जो है ऊंट के अंदर अल्लाह ताला ने क्या किया, एक अलहदा जो है स्ट्रक्चर पोर्शन हिस्सा बना दिया स्टमक के अंदर, जो क्या करता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वाटर को स्टोर करता है। क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं किसकी तरफ बेटा, ब्रांच नंबर 12 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ब्रांच है, बहुत ज़्यादा टाइम शॉर्ट क्यूज़ में पूछी गई है। ज़रा तवज्जो से देखिएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, कि ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिज़म का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनिज़म के सेल कैसे हैं और इनके ऑर्गेनेलीज कैसे हैं, और ख़ास तौर पर स्टडी किस लेवल पे जाके करेंगे, एट मॉलिक्यूलर लेवल। सेल को भी देखेंगे तो किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ऑर्गेनिज़म को भी देखेंगे तो किस जगह पे जाके देखेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, कि कौन से मॉलिक्यूल हैं जो ऑर्गेनिज़म को बनाते हैं। अगर ऑर्गेनेली को देखेंगे तो तब भी किस जगह पे जाके देखेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे इनको स्टडी करेंगे। अब अगर एग्जाम्पल में आपको क्लियर करवाता चलूँ बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है, आउटर बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल बट प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल इन प्लांट्स।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो बड़े मॉलिक्यूल्स प्रोटीन और लिपिड पाए जाते हैं। प्रोटीन की कंपोजिशन कितना है 60 to 80%, लिपिड की कंपोजिशन कितना है 20 to 40%। और ये जो 20 to 40% है या 60 to 80% है, ये स्टडी क्या कहलाती है बेटा? ये स्टडी जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। प्रोटीन लिपिड बेसिकली कंपोजिशन है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इस स्टडी को हम नाम क्या देंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देंगे। इसके बाद बेटा ब्रांच नंबर 13 है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, इससे पहले हमने एक ब्रांच इकोलॉजी भी पढ़ी थी, तो थोड़ा सा समझिएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स का अपने माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशन है, इसे हम नाम क्या देते हैं? इसे हम नाम देते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का। तो आपने कहा सर इकोलॉजी को भी तो हमने इस तरह डिफाइन किया था। थोड़ा सा डिफरेंस सुनिएगा, लेकिन मेरा बेटा इस इंटरेक्शन में आपने गौर करना है। क्या गौर करना है? कि ये इंटरेक्शन बेसिकली ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के दरमियान होगा। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात करूं, मैं इंसान की बात करूं, तो इंसान का ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा? इंसान की फूड। कि इंसान की फूड ऑर्गेनिक होती है ना। कैसे पता चला फूड ऑर्गेनिक होती है? क्योंकि फूड के अंदर CH बॉन्ड जो है वो पाए जाते हैं, और जिसके अंदर CH बॉन्ड मौजूद हों वो क्या प्रोवाइड करती है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट की। तो मेरा पानी के साथ ताल्लुक, पानी मेरा क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट कहलाएगा ना बेटा। और अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप डिस्कस कर रहे हो तो उसके लिए शर्त है कि ये सारी चीज़ें रिलेट करनी चाहिए इंसानी एक्टिविटी के साथ। मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे जो है किसकी एग्जाम्पल्स हैं बेटा? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की। ग्लोबल वार्मिंग किन स्पीशीज़ की वजह से हो रही है? इंसान का किरदार है ना इसमें। एयर पॉल्यूशन में भी इंसान का किरदार है, वाटर पॉल्यूशन में भी इंसान का किरदार है, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी इंसान की वजह से हो रहा है। ओजोन डिप्लीशन भी इंसान की वजह से हो रही है। इसलिए हम इसको किस में स्टडी करेंगे? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। ब्रांच नंबर 4 है बेटा जिसे हम नाम देते हैं किसका? माइक्रोबायोलॉजी का। कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो किसकी स्टडी करती है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करती है, उसे हम नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम किसको देखते हैं? वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजवा हो गए। बेटा प्रोटोजवा जो है ये बेसिकली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को कहते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड प्रोटोजवा, ये याद रखिएगा। और चौथे नंबर पर क्या है बेटा? माइक्रोस्कोपिक एल्गा एंड फिंजाई। देखें यहाँ माइक्रोस्कोप का वर्ड क्यों आया, ज़रा समझिएगा बेटा। वायरस सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक हैं, बैक्टीरिया सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक हैं, प्रोटोजवा सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक हैं, इसलिए नीड नहीं थी इनके पीछे माइक्रोस्कोप लिखने की। लेकिन बेटा एल्गा जो हैं, सारे एल्गा माइक्रोस्कोपिक नहीं है, सारे फिंजाई माइक्रोस्कोपिक नहीं है। एल्गा में एक जो है ग्रुप है यूग्लिनॉइड्स का, यानी कि यूग्लिना जो है वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फिंजाई के अंदर एक बेटा यूनिसेलुलर फिंजाई है जिसका नाम है यीस्ट। ये यीस्ट जो है ये माइक्रोस्कोपिक होती है। अब सवाल पैदा हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते किसको हैं? ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है आम आंख से नज़र ना आए,
बल्कि उनको देखने के लिए हम क्या करें, माइक्रोस्कोप का यूज़ करें। इन्हें हम नाम क्या देते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।